बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के दिन हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टाइम भी कम है और कल सुबह आपका पेपर है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं 10 ईयर के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूंगा। आप लोगों को पेपर के अंदर पता है आप लोगों के पेपर के अंदर कितने एमसीक्यूज़ आएंगे। कल के पेपर में आप लोगों के 33 एमसीक्यूज़ आएंगे, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली द 40% ऑफ योर पेपर। तो 40% आपका पेपर एमसीक्यू से होगा। तो आइए जरा शुरू करते हैं। हम लोग पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने लगे। सबसे पहले 2021 के ईयर पे आ जाए। 2021 के ईयर पे 2021 के ईयर में बेटा आपसे क्या कहा जा रहा है। सेक्शन ए पे आता है डायरेक्ट ही। हमारे पास सेक्शन ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर्स हैं। हमारे पास 43 एमसीक्यूज आए थे 2021 के अंदर। तो यहाँ पे बोले हैं चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहले हाँ ये तो एमसीक्यूज ही हो गया कि आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे बोलना है कि फर्स्ट एमसीक्यू के विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इनमें कौन सा ग्रुप ऐसा है जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सेम ग्रुप से बिलोंग करता है। तो हमारे पास अगर मैग्नीशियम और सल्फर को देखेंगे तो मैग्नीशियम बिलोंग करता है ग्रुप 2A से, और अगर आप सल्फर को देखेंगे तो सल्फर बिलोंग करता है ग्रुप 6A से। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर आप ऑक्सीजन को और ब्रोमीन को देखेंगे तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है ग्रुप 6A से और ब्रोमीन बिलोंग करता है ग्रुप 7A से। ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम लोग बात करें सोडियम की और एल्यूमिनियम की तो सोडियम बिलोंग करता है ग्रुप 1A से और एल्यूमिनियम बिलोंग करता है ग्रुप 3A से। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। कार्बन और सिलिकॉन की बात करेंगे तो कार्बन भी ग्रुप 4A से बिलोंग करता है और सिलिकॉन भी ग्रुप 4A से बिलोंग करता है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आया होगा, ये वाला एमसीक्यू समझ में आया होगा। आई होप यू गेट द आंसर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है बेटा कि हाइड्राइड आयन और हीलियम एटम में क्या चीज़ कॉमन है। तो हाइड्राइड आयन के अंदर और हीलियम के अंदर कॉमन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे कि हम हाइड्राइड आयन की बात करें तो H- की बात करें तो हमारे पास होता क्या है, हाइड्रोजन के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसने प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो उसके पास अब हो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। अगर हम बात करें हीलियम की तो हीलियम के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों के पास अब 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो हाइड्राइड आयन के पास और हीलियम के पास दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ दोनों के पास प्रोटॉन क्यों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, प्रोटॉन गेन नहीं किया है। तो इसलिए उसके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद तो 2 हो जाएगी, प्रोटॉन एक ही है, तो इसलिए प्रोटॉन हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। और न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते जबकि हीलियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है हमारा। वैलेंसी भी दोनों की अलग अलग है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत है। हम एमसीक्यू नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं। बेटा हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 क्या है, एमसीक्यू नंबर 4 क्या है। सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, डोलोमाइट। डोलोमाइट इसमें से किस चीज़ का कार्बोनेट है, तो डोलोमाइट कार्बोनेट है मैग्नीशियम और कैल्शियम का। क्योंकि डोलोमाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 डॉट MgCO3, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो नाइट्रिक एसिड को कौन से कंटेनर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाइट्रिक एसिड को एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह ये कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो पैसिव होता है टूवर्ड्स एल्यूमिनियम। टूवर्ड्स होता है एल्यूमिनियम का मतलब यह है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट नहीं करता है। बेटा इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या बोल रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 6 में कि मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर और एल्यूमिनियम नाइट्रेट क्या कहलाता है। तो एक बात याद रखें, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और जो उसका एल्यूमिनियम पाउडर है इसका जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है एमोनल। एल्यूमिनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम पाउडर का जो मिक्सचर होता है इसका मिक्सचर बेटा इन दोनों का मिक्सचर कहलाता है एमोनल। अभी एमोनल इतना खास क्यों है ये बता देता हूं आपको। इनका मिक्सचर कहलाता है एमोनल, और ये जो एमोनल होता है ये स्मोकलेस गन पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। यानी कि एक ऐसा गन पाउडर, यानी कि जो बुलेट्स होती हैं, बुलेट्स का जो पाउडर है वो बनाने के लिए यूज होता है, गोलियों का पाउडर बनाने के लिए यूज होता है, लेकिन उन बुलेट्स का कोई स्मोक नहीं होगा।
सही है। ऐसा स्मोकलेस गन पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये एमसीक्यू के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारे पास एमोनल जो है बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाता है हमारे पास बेटा इस एमसीक्यू के अंदर देखते हैं 7 पे। 7 क्या बोले, ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A जबकि बी जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 5A से। तो हमारे पास ए और बी के दरमियान में रिएक्टिविटी कैसे होगी, या ए बी के साथ रिएक्ट कैसे करेगा। तो बेटा ए बिलोंग कर रहा है ग्रुप 2A से जबकि बी बिलोंग कर रहा है ग्रुप 5A से। अब कैसे होगा कि देखें, ए की तो वैलेंसी है +2 जबकि बी की जो वैलेंसी है ना वो -3 होगी, +5 नहीं होगी। 5 उसके पास इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। अब आप किसी तरह से इनकी वैलेंसी को बराबर कर लें, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो -6 और +2 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो इसका आंसर हो जाएगा +6। वैलेंसी बराबर हो गई, +6 -6। तो अब आपने देखा कि हमारे पास जो ए होगा उसके 3 मोल्स चाहिए होंगे और बी जो होगा उसके 2 मोल्स चाहिए होंगे, इनको बराबर रखने के लिए, इनकी वैलेंसी को बराबर करवाने के लिए। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बेटा A3 और B2 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पे क्या बोले, डायस्पोर किस चीज़ की ओर है। तो डायस्पोर बेटा, डायस्पोर का फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O। तो आपको डायस्पोर के फॉर्मूला से ही पता लग गया कि ये एक एल्यूमिनियम की ओर है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब जरा नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अंदर क्या बोले, मेटेलिक करेक्टर जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन पे, आउटर मोस्ट शेल के, और किस चीज़ पे डिपेंड करता है मेटेलिक करेक्टर। देखिए मेटेलिक करेक्टर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की जो टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक करेक्टर। के पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉन को जैसे लॉस कर देंगे तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये मेटेलिक करेक्टर शो करें, क्योंकि मेटल की खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो मेटल को लॉस करने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल को देखा जाता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना। अगर ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस नहीं होगा, और अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास ये बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है किस चीज़ पे, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन के ऊपर और साथ साथ में आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर। आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका सही आंसर होगा। आई होप यू गेट द आंसर। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आगे क्या बोले बेटा, 10 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज अ चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट कौन सा होता है। चिलेटिंग एजेंट जो होता है वो पॉलीडेंटेट लिगेंड को कहा जाता है। चिलेटिंग एजेंट जो होता है बेटा ये कहा जाता है पॉलीडेंटेट लिगेंड को। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड इसमें सिर्फ EDTA है, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब आगे आ जाए, हमारे पास क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला पूछा है। तो क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या होता है। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बेटा FeOCr2O3 होता है। तो ये आपका एक याद करने वाला कंपाउंड था। तो FeOCr2O3 ये कल के MCQs के अलावा किसी और फॉर्म में भी बॉक्स वाले क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। हमारे पास बोला है कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का इस कंपाउंड के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना होगा। तो हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोबाल्ट लिखा हुआ है CO, आगे लिखा हुआ है बेटा ECO के बाद आगे लिखा हुआ है CO, उसके बाद लिखा हुआ है EN2, साथ में लिखा हुआ है Cl2 और उसके बाद है Cl। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालने के लिए पहले देखना पड़ेगा इथाइलिन डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो इथाइलिन डायमाइन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 -1 हो गया -3। तो कोबाल्ट को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे चार्ज होना चाहिए +3। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से चार्ज आएगा +3 बेटा इसका सही आंसर है। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन 6 पे गलत किया हुआ है, गलत ऑप्शन पे टिक किया हुआ है। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा +3। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे +3। इसके बाद आगे मूव करते हैं बेटा। अब हमारे पास एक नई लिस्ट आ गई है बेटा। हमारे पास ना यहाँ पर थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है, MCQ नंबर 13 के अंदर लिखा हुआ है द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप 4A। वो एलिमेंट जो कि ग्रुप 4A के अंदर प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड में भी है, वो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो जरा चेक करते हैं, ग्रुप 4A के अंदर प्रेजेंट है और थर्ड पीरियड है।
ग्रुप 4A का मतलब ये कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी S2P2 के ऊपर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। थर्ड पीरियड का मतलब है 3S2 3P2 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी, यानी कि 3S2 3P2 पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी, थर्ड पीरियड है। और ग्रुप 4 है तो S में 2 ऑर्बिटल डाल दिया और P में 2 S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया और P में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो टोटल होगा 4 इलेक्ट्रॉन, तो ग्रुप 4A बन गया। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लो तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 और फिर आएगा 2p6 फिर 3s2 3p6। तो आप इनके इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 2 14, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा 14। अब उसके बाद आगे पूछ रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1/2 -1/2, तो -1/2 बेटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब जरा इसके आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बोल रहे हैं कि लिथियम इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू लार्ज वैल्यू ऑफ, लिथियम जो होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्यों? तो लिथियम बेटा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है क्योंकि उसकी हीट एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, हीट एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है, साथ साथ में हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी लिथियम जो होता है स्ट्रांगली वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, अपने पास सराउंडिंग के अंदर रख लेता है, इसलिए वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि एल्यूमिनियम किस चीज़ से रिएक्ट नहीं करता। एल्यूमिनियम बेटा रिएक्ट नहीं करता नाइट्रिक एसिड से। अभी इसी हमने एमसीक्यू के अंदर थोड़े से एमसीक्यूज पहले इसको डिस्कस किया, इसी ईयर के अंदर डिस्कस किया। अब जरा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 17 पे लिखा हुआ है द लिगेंड्स विच फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर विथ सेंट्रल एटम, वो लिगेंड जो कि क्या बना लेते हैं, रिंग बना लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेंट्रल एटम के साथ। बेटा वो वाले लिगेंड्स कहलाते हैं मल्टीडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड या मल्टीडेंटेट लिगेंड्स, आप इसको दोनों कह सकते हैं। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड इसका सही आंसर है। वो लिगेंड जो कि बना लेते हैं रिंग स्ट्रक्चर सेंट्रल एटम के साथ, वो कहलाते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड को बेटा चिलेटिंग एजेंट भी कहा जाता है, चिलेटिंग एजेंट भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में चिलेट गिवन है, चिलेटिंग एजेंट नहीं गिवन, ये गलत ऑप्शन पे टिक लगाया हुआ उन्होंने। साइक्लिक लिगेंड भी गलत आंसर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी गलत आंसर है, इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा पॉलीडेंटेट लिगेंड। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बोला है एल्यूमिनियम ब्रोंज, एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर 10% एल्यूमिनियम होता है और 90% कॉपर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। एल्यूमिनियम ब्रोंज के अंदर हमारे पास 90% जो होता है वो 90% होता है हमारे पास कॉपर और 10% एल्यूमिनियम होता है। अब हमारे पास बेटा आते हैं, अभी हमारे पास 19th एमसीक्यू पे आ जाइए। 19th एमसीक्यू के अंदर क्या बोला है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन फेरस आयन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है फेरस आयन के अंदर। तो आप एक काम करें, फेरस आयन का पहले वो समझ लेते हैं हम लोग। फेरस का मतलब होता है Fe+2 की बात हो रही है। अब Fe+2 के अंदर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना होते हैं, ये जरा चेक करते हैं बेटा। ऊपर मैं इसके लिख देता हूँ। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 26, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। अगर +2 हो गया तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाएगी 1s2 2s2 24 तक जाएगी, 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 फिर उसके बाद 3s2 के बाद 3p6 3p6 के बाद 4s2 3d4। अब ये 3d4 को बेटा अगर आप ऑर्बिटल्स के अंदर बनाएंगे तो ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे कि पहले एक अनपेयर्ड फिर दूसरा अनपेयर्ड फिर तीसरा अनपेयर्ड फिर चौथा अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3d4 के अंदर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4 इसका सही आंसर है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ रहे हैं बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर क्या कहा जा रहा है, कोटिंग ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर क्या कहलाती है, तो जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर कहलाती है बेटा गैल्वेनाइजिंग, जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर कहलाती है गैल्वेनाइजिंग। अच्छा, उसके बाद आ जाए ऑन जंपिंग फ्रॉम Eg टू T2G ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी इन द रीजन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम। देखें, जब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल की तरफ ट्रांजिशन करता है। अब डी ऑर्बिटल में कौन कौन से Eg से T2G की तरफ ट्रांजिशन करेगा, तो ये इमेजन स्पेक्ट्रा होगा। इमेजन स्पेक्ट्रा होगा तो इमेजन स्पेक्ट्रा जो होता है वो विजिबल होता है। हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा विजिबल, विजिबल रीजन के अंदर ये लाइट को रेडिएशंस को रेडिएट करेगा तो हमें ये दिखेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एल्केन्स, एल्केन्स को और क्या कहा जाता है, तो एल्केन्स को कहा जाता है बेटा पैराफिन्स,
अल्केन्स को पैराफिन्स कहा जाता है। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करें तो आगे जाके क्या फॉर्म होगा पूछ रहे हैं। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, तो कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिटाइलिन फॉर्म होता है। इसकी इक्वेशन मैं आपको ऊपर समझा देता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से हमारे पास फॉर्म होता है एसिटाइलिन। देखिए कैल्शियम कार्बाइड है CaC2 प्लस 2H2O। जब कैल्शियम कार्बाइड की आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास आगे जाके बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा सबसे पहले तो, और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद देखें कार्बन जो है ना, 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिलकर बना लेंगे C2H2। ये C2H2 कहलाता है इथाइन, और इथाइन को एसिटाइलिन भी कहा जाता है। तो एसिटाइलिन बेटा हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा एसिटाइलिन। अच्छा उसके बाद बेटा आगे पूछ रहे हैं दिस गैस इज यूज फॉर वेल्डिंग, इसमें कौन सी गैस होती है वो वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज की जाती है, उसका आंसर है इथाइन। अच्छा उसके बाद बेटा बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो बेटा हमें तो पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन देता है, फॉर्मल्डिहाइड, इथेनॉल और इथाइन नहीं देता। अभी हमारे पास क्या बोला अगला 26 MCQ, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन, इनमें सबसे स्टेबल कार्बोनियम आइन कौन सा है। देखें कार्बोनियम आइन में सबसे स्टेबिलिटी का ताल्लुक जो होता है वो इस तरह से होता है कि टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और टर्शरी से लेके प्राइमरी तक आते आते स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। जैसा हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है R3 और साथ में लिखा हुआ है कार्बन, R3 और कार्बन, इसका मतलब ये है कि टर्शरी है। फिर R3 के बाद लिखा हुआ है R2 और साथ में लिखा हुआ है CH, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है RCH2, तो इसका मतलब ये वाला प्राइमरी है। और प्राइमरी के बाद अगर हमारे पास लिखा हुआ है सिर्फ CH3, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी प्राइमरी है, लेकिन टर्शरी से प्राइमरी तक आते आते स्टेबिलिटी क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। टर्शरी से प्राइमरी तक आते आते स्टेबिलिटी बेटा क्या होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। हमारे पास सबसे मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन कौन सा होगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आइन जो होगा बेटा वो हो जाएगा R3 और साथ में C, R3 और C यानी कि टर्शरी वाला सबसे मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास क्या बोले हैं, एक डायपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइन। डायपोलर हो यानी 2 पोल्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो उसके ऊपर, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइन हो, तो ऐसे आइन को क्या कहा जाता है, तो ऐसे आइन को बेटा कहा जाता है ज्विटर आइन। अच्छा डायपोलर लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तो ऐसे आइन को कहा जाता है ज्विटर आइन। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे लिखा हुआ है दिस इम्पार्ट्स ग्रीन कलर। देखें ग्रीन कलर कौन देता है, क्रोमियम की खास बात है कि क्रोमियम ग्रीन कलर देता है। तो यहाँ पे देखें क्रोमियम का ऑक्साइड अगर कहीं पे मौजूद है तो वो आपको मिल जाएगा सही आंसर। हमारे पास क्रोमियम ऑक्साइड जो है वो ग्रीन कलर देगा, तो ये इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। बेटा ये जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हैं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं यानी कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग है, बाकी फॉर्मूला सेम है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के। तो हमारे पास बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। एक सेकंड, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स इसका सही आंसर है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक अमाइनो एसिड, इनमें कौन सा एसिडिक अमाइनो एसिड है। एसिडिक अमाइनो एसिड की खास बात बेटा क्या है कि एसिडिक अमाइनो एसिड में हमारे पास CH ग्रुप 2 मरतबा होता है, तो एस्पार्टिक एसिड जो होगा वो हमारे पास यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड होगा, क्योंकि इसके अंदर CH ग्रुप जो होता है वो इसके स्ट्रक्चर में 2 मरतबा होता है। बहरहाल अभी फिलहाल आपको थोड़ी सी टाइम के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कितने स्ट्रक्चर्स अदरवाइज आप लोग याद कर लोगे। अब यहाँ पे हमारे पास MCQ नंबर 31 है, जिसके अंदर पूछ रहे हैं कि वुड स्प्रिट इसका कॉमन नेम है। वुड स्प्रिट इसमें किस चीज़ का कॉमन नेम है, तो बेटा इसका आंसर है मिथानॉल। मिथानॉल का कॉमन नेम है वुड स्प्रिट। मिथानॉल को उर्दू में कच्ची शराब भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ता है, हमारे पास लिखा हुआ है 32 के अंदर लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बेटा वो होता है जिसके रिंग में कार्बन के अलावा भी कोई और एलिमेंट हो। तो हमारे पास अगर आप देखें फिनॉल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है सिर्फ और सिर्फ रिंग में, तो ये हमारा सही आंसर नहीं है, गलत हो गया। बेंजीन के अंदर भी रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन होता है, तो ये भी गलत हो गया। मीथेन के अंदर रिंग ही नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट होना चाहिए। अब पायरीडीन के अंदर क्या होता है, पायरीडीन के अंदर रिंग के अंदर नाइट्रोजन भी होता है, यानी नाइट्रोजन, फिर यहाँ पर रिंग अपनी जगह पर है, और बाकी ये
पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। तो पायरिडीन के रिंग के अंदर आपको नाइट्रोजन दिख जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पायरिडीन। हाइड्रोसाइक्लिक पूछा था, अगर वो पूछते हैं होमोसाइक्लिक तो ये तीनों, ये फिनॉल और बेंजीन दोनों होमोसाइक्लिक होते हैं। पायरिडीन जो है वो हेट्रोसाइक्लिक है और मीथेन साइक्लिक कंपाउंड है ही नहीं। ठीक है। अच्छा बेटा, उसके बाद आगे पूछ रहे हैं कि द एनिमल स्टार्च इज, एनिमल स्टार्च कौन सा होता है? तो एनिमल स्टार्च होता है ग्लाइकोजन, और प्लांट्स का जो स्टार्च होता है वो होता है सेल्यूलोज। ठीक है, ये अपने पास याद रख लिएगा। अच्छा, उसके बाद 34 के अंदर बोल रहा है कि कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम फॉर्मेट। देखें एक चीज याद रख लें, मैं नीचे लिख देता हूँ, कैल्शियम फॉर्मेट से हमें मिलता है, कैल्शियम फॉर्मेट से हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड, कैल्शियम फॉर्मेट से हमें मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। और इसके बाद आप एक और चीज याद कर लें कि कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम एसीटेट से हमें मिलता है एसीटोन। आप एसीटेट से एसीटोन याद कर लेंगे और फॉर्मल्डिहाइड से, फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड याद कर लेंगे, इतना मुझे यकीन है आपके ऊपर। तो आप एक काम करें कि कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मल्डिहाइड याद कर लीजिए। अब हमें पता है फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम, जो फॉर्मल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम जो होता है वो होता है मीथानल। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड तो ऑप्शन नहीं गिवन, हमारा मीथानल ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब अनदर नेम ऑफ फ्रक्टोज, इस फ्रक्टोज का एक और नाम क्या होता है? तो फ्रक्टोज का एक और नाम होता है लेविलोस, फ्रक्टोज का एक और नाम होता है लेविलोस। ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर है। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा हुआ है बेटा, हमारे पास आगे लिखा हुआ है, ये कौन सा एमसीक्यू है? एमसीक्यू नंबर 36। एमसीक्यू नंबर 36 के अंदर लिखा हुआ है बेकलाइट किस चीज का पॉलीमर है? तो बेकलाइट जो होता है पॉलीमर होता है फिनॉल का और फॉर्मल्डिहाइड का। यह आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा होगा अपने पॉलीमराइजेशन वाले टॉपिक के अंदर, नहीं तो प्लास्टिक्स वाले टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा। बेकलाइट बहरहाल पॉलीमर होता है फिनॉल का और फॉर्मल्डिहाइड का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल, इथानॉल की डिहाइड्रेशन से क्या चीज प्रोड्यूस होती है? तो इथानॉल की डिहाइड्रेशन से हमारे पास प्रोड्यूस होता है इथीन। इथीन प्रोड्यूस होता है हमारे पास कैसे? इसकी इक्वेशन मैं आपको समझा देता हूँ, ऊपर समझा देता हूँ। देखें, इथानॉल की डिहाइड्रेशन से हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है? इथीन। कैसे वो समझते हैं। हमारे पास इथानॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। जब आप इसकी डिहाइड्रेशन करेंगे यानी इसके अंदर से एक वाटर मॉलिक्यूल कम कर देंगे और ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास आगे जाके बच जाएगा सिर्फ C2H4, यानी 5 और 6 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन वाटर के चले गए तो 4 हाइड्रोजन बच गए। कार्बन 2 थे वो 2 के 2 आ गए। ऑक्सीजन 1 था वो वाटर मॉलिक्यूल बनाने में चले गए। ये कंपाउंड कहलाएगा इथीन। ठीक है, अब हमारे पास इथीन बन चुका। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आगे बोले बेटा हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है? तो इसका आंसर है sp2। कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। कैसे कि कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉन्ड होगा, जहां पर एक डबल बॉन्ड होगा वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। सही है, तो आप ये याद कर लिएगा, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन है और जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मेरा ख्याल है आप ऐसे याद रख लेंगे, कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड होता है तो इसके अंदर हमारे पास हो जाएगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगला एमसीक्यू आपको बोलना है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन, इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 ब्यूटाइन लिखा हुआ आई गेस। तो 1 ब्यूटाइन के अंदर बेटा हमारे पास एक ही 1 ब्यूटाइन है, 1 ब्यूटाइन के अंदर हमारे पास एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अच्छा, उसके बाद आगे बोले नंबर, आगे क्या बोलने बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसमें से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है? देखें, आपको ये मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ये सारे आपको याद होने चाहिए कल के पेपर के लिए। हम फिलहाल आपको डायरेक्ट ये बताते हैं कि मेटा डायरेक्टिंग जो होता है इसमें वो होता है नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। बाकी जितने भी हैं वो OH ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, या अमाइन ग्रुप हो गया, ये सब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है यहाँ पे। ग्लाइकोजेल जो होता है बेटा, ग्लाइकोजेल कैसे मिलता है? ग्लाइकोजेल मिलता है ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन से। जब बेंजीन की हम क्या करते हैं, बेंजीन को हम ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोजेल बनता है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वैन कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया जाता है ग्रिग्नॉट रीजन से तो हमारे पास आगे जाके एसिटिक एसिड बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दोनों बातें एक ही हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ तक हमने 2021 के ईयर को बेटा डन कर लिया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 2019, 2018 और 2017 के MCQs को एक साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।
ये पहले एमसीक्यू की वीडियो ये वाली पहले इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग अपना काम जारी रखो, एमसीक्यूज़ की तैयारी करते रहो और ताकि आपको आपकी तैयारी में रुकावट ना आए और मैं अपना काम करके आपको आगे सेंड करता रहूँ। थैंक यू।